हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। और ये जो नोट्स है वो मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये बच्चों वाला चैप्टर है और छोटा सा भी है और हम इसको कम से कम टाइम में पूरा पढ़ लेंगे। बस ये वीडियो देख लो, हो जाए आपका काम, ठीक है। तो मनी क्या होती है? पैसा, है ना। कोई भी चीज खरीदने जाते हो या फिर कोई भी चीज बेचने जाते हो, बदले में क्या देना या लेना पड़ता है? मनी, ठीक है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। हर कोई छोटे से छोटा बच्चा भी ये चाहता है कि मुझे पैसे मिल जाए, है ना। सो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी चीज लाओ या फिर बेचो, एक्सचेंज में मनी ही चलता है अब, है ना। और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब दिन में 70 ट्रांजेक्शन होती हैं। ट्रांजेक्शन मतलब पता है ना कि पैसा निकलता रहता है या फिर आता रहता है, ठीक है। तो पैसा जब निकलता है या फिर आता है तो एक्सचेंज ही तो हुआ, मनी एक्सचेंज ही तो हो रहा है ना। और इसलिए क्योंकि ये एक्सचेंज में काम आता है तो फिर ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। पहले के टाइम में मनी एक्सचेंज नहीं होती थी। पहले के टाइम में होता था बार्टर सिस्टम। यानी कि अगर एक कम्युनिटी जो है हमें चाहिए, जैसे मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा कि क्या तेरे पास वो वाली चीज है, तो बोलेगी हाँ मेरे पास है, ठीक है। बदले में वो मुझे वो दे देगी जो मुझे चाहिए और मुझे उसको कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो उसको नीड होगी, है ना। और जो मेरे पास ऐसी पड़ी होगी जिसकी मुझे जरूरत ना हो। तो दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम की एक दिक्कत थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी कि अगर मान लो मेरे को पेन चाहिए और सामने वाले इंसान को पेंसिल चाहिए, मेरे पास पेंसिल ऑलरेडी है, मेरे को अभी पेंसिल का काम नहीं है, तो मैं पूछूंगी सबसे पहले कि किसी के पास पेन है क्या, मुझे जरूरत चाहिए। तो आएगी मेरे पास कि मेरे पास पेन है लेकिन मुझे बदले में पेंसिल चाहिए, तो मेरे पास बदले में पेंसिल होनी चाहिए उसको देने के लिए। दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, मनी तो थी ही नहीं, है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि दोनों पार्टी एग्री कर जाए कि हाँ हम बेच रहे हैं या फिर हम खरीद रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर था, बहुत जरूरी होता था। बार्टर सिस्टम मतलब जब पहले पैसा नहीं होता था, पैसे का यूज नहीं किया जाता था, सिर्फ गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। गुड्स मतलब कोई भी चीज, सामान वगैरह, है ना। लेकिन बार्टर सिस्टम की कई दिक्कतें थी। एक तो सबसे पहले दोनों पार्टी को राजी होना पड़ता था कि हाँ हम खरीद बेच रहे हैं। दूसरा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मान लो अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो बदले में मैंने कोई ऐसी वैल्यू दे दी, मतलब मान लो मेरे को पेन चाहिए, पेन जो है वो 5 रुपए का है, लेकिन बदले में मैंने उसको 10 रुपए की चीज दे दी, ठीक है, पेन के बदले में। तो यहाँ पर कोई वेल्थ और वैल्यू का हिसाब किताब नहीं होता था कि जो चीज हमने ली है उसके बदले में हमने उतने ही रेट की चीज दी हो। जरूरी नहीं होता ऐसा, ठीक है। और जैसे कोई कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कोई तेल लगा लो, है ना, कोई लिक्विड चीज लगा लो, आप उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो उन आइटम्स को मतलब देने में, एक्सचेंज करने में दिक्कत आती थी और हम फ्यूचर के लिए चीजें स्टोर नहीं कर पाते थे डबल कोइंसिडेंस यानी कि बार्टर सिस्टम में। लेकिन अब पैसे जो है वो आने लग गए थे, फॉर्म्स ऑफ मनी बदलने लग गई थी। जैसे अगर हम बहुत पहले टाइम की बात करें तो जो भेड़ बकरी होते थे उनको एज अ मनी यूज किया जाता था। मिडिवल पीरियड यानी कि बीच का समय अगर हम देखें तो जो मेटेलिक गोल्ड होते थे, जैसे गोल्ड सिल्वर की मोहरें होती थी, है ना, कॉपर और लेड, इनको मनी की यूज में लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में पेपर नोट्स है, पेपर करेंसी है, इनको एज अ मनी यूज किया जाता है। और जो मॉडर्न जमाने के पैसे वो कैसे होते हैं? नेट बैंकिंग होती है आपके मोबाइल फोन में, पेपर नोट होते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं, चेक होते हैं, यूपीआई होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो करेंसी क्या होती है? जब कॉइन्स नहीं आए थे उससे पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट एज अ मनी यूज किए जाते थे, है ना। जैसे कि पहले के टाइम में इंडियंस जो है वो भेड़ बकरी को एज अ मनी यूज किया जाते थे, करते थे मतलब कि। लेकिन अब जो है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आ गए हैं एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसके अंदर और भी डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई ये सब आ गए हैं। इंडिया में करेंसी की बात करते हैं अब हमारी इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपी। कौन सी है? रुपी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किसी दूसरे देश की करेंसी के बारे में पता है, जैसे कि येन होती है जापान की, ऐसे कोई और पता है? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इंडिया में आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही है। वो क्या करता है? पूरे जितने भी भारत के नोट हैं उन सबको इशू करता है, ठीक है, उन सबको प्रिंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। लेकिन जैसे जितने भी नोट हैं, अभी फिलहाल हमारे पास कितने नोट है? 10 का नोट है, 20 का नोट है, 5 का है, और उसके बाद कितने का है? 100 का है,
50 का भी है बीच में, उसके बाद सीधा 500, ये कुछ नोट है, ठीक है। लेकिन 1 रुपए का 2 रुपए का तो नोट अब आता ही नहीं। पहले 1 रुपए, अभी थोड़ा बहुत 1 रुपए का जो है, 1 रुपए का नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, फिर प्रिंट करती है। बाकी सारे आरबीआई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे या फिर बिहाफ पे। आरबीआई जो है वो हमारे कंट्री की मॉनेटरी की पॉलिसी को रेगुलेट करता है। अब आप सोचते होगे यार हमारे देश में गरीबी क्यों है इतनी, आरबीआई को फटाफट इतने सारे नोट छाप दो, सबको भर भर के पैसा दे दो तो हमारे देश की गरीबी मिट जाएगी। ऐसे पहले हम भी सोचते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मान लो अगर हमने भर भर के सबको पैसा बांट दिया तो फिर हर कोई किसी भी चीज के बहुत महंगे महंगे दाम लगा कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, मैं तेरे को ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, है ना। तो महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर हमने सबके पास ज्यादा ज्यादा पैसे दे दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी इन द सेंस कि हमारे देश में पैसे की कितनी सप्लाई होनी चाहिए, ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मीडियोकर होनी चाहिए, ठीक है। सो आरबीआई एक ऐसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो कि हमारे देश में कितने पैसे की सप्लाई होगी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट मतलब बैंक्स हैं या फिर कॉपरेटिव्स है, उनके ऊपर ये नजर बनाए रखता है, उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है कि ये जो है वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से आरबीआई के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक तो ये करेंसी को प्रिंट करता है, इशू करता है, बैंक्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर कोऑपरेटिव के ऊपर ये गाइडलाइन इशू करता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको काम करना है। ये देखता है कि आप अगर बैंक्स जो अगर वो लोन दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं लोगों को, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, कितने तक आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी को ये मतलब कंट्रोल करता है, उसके ऊपर फीडबैक भी देता है गवर्नमेंट को कि हमें इतना सप्लाई करना चाहिए अभी फिलहाल में पैसा, है ना। ये सब इकोनॉमिस्ट का काम होता है। और आरबीआई जो है बैंक को कहता है, जितने भी बैंक है, कि मैं तुमसे कुछ ना कुछ पैसा, मैं तुमसे कुछ पैसा लेके अपने पास रखूंगा एज अ गारंटी या फिर एज अ सिक्योरिटी, ताकि हमारे देश में ज्यादा पैसे की सप्लाई ना हो जाए। तो बैंक को अपना कुछ पैसा आरबीआई को देना होता है फॉर अ रिजर्व काइंड ऑफ, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे डिपॉजिट विद बैंक। अच्छा, ये जो नोट्स है मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, फुल फ्लेश्ड है, आपको एनसीईआरटी की भी रीडिंग की जरूरत नहीं होगी, एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट विद बैंक पढ़ते हैं, देखो क्या होता है। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विद बैंक। एक और फॉर्म ऑफ मनी होती है जिसमें क्या होता है, लोग जो है अपना पैसा बैंक में रख देते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा मनी है लोगों के पास वो सब अपना बैंक में रख देते हैं, एक बैंक का अकाउंट खुलवा के, है ना। तो जैसे आप मान लो कुछ डिपॉजिट करने गए, आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपने सोचा अकाउंट में गिरवा देता हूँ, तो बैंक जो उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देती है। मान लो आपने 1000 रुपए जमा कराए तो आपको 10 रुपए इंटरेस्ट दे दिया कुछ टाइम बाद, ऐसे करके वो देती है। और जैसे मान लो आपको लगता है कि आपको निकलवा लेने चाहिए अपने वो पैसे, तो जब भी आप चाहोगे तो आपके पैसे निकल भी जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे आपकी इच्छा पे आपका पैसा बैंक अकाउंट से निकल रहा है, तो इसलिए इन डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है। पहले तो गुल्लक वगैरह में रख लिया करते और जब हमें पैसे चाहिए होता था तो हम गुल्लक को फोड़ देते थे, है ना। तो वो भी डिमांड डिपॉजिट ही हो गया, लेकिन अब बैंक आ गए गुल्लक की जगह, ठीक है। चेक फैसिलिटी क्या होती है, पेपर तो देखा ही हो आपने जिसको आप चेक कहते हो। तो वो बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि इस चेक पर जिस भी इंसान का नाम होगा उस इंसान को उतने रुपए चाहिए ही चाहिए, उतने रुपए बैंक को देने ही देने। तो चेक एक पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि उस चेक पे जिस भी इंसान का नाम होगा उस पर्सन को इतने पैसे देने ही देने जितने पैसे चेक पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड पेमेंट जो है वो बेसिकली कैश की जगह चेक में मतलब की जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को। जब करेंसी भी मॉडर्न हो चुकी है तो अब बैंकिंग सिस्टम भी मॉडर्न होंगे, है ना। तो जैसे करेंसी है और जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सब अब बैंक के साथ रिलेटेड होते हैं। कैसे, देखो आपके पास जितनी भी करेंसी मतलब जितने भी पैसे आप वो बैंक में जमा कराते हो, ठीक है। जब चाहो उसको निकलवा भी सकते हो उस पैसे को, और बैंक जो है उसी पैसे से लोन भी दे सकता है लोगों को, मतलब वो डिपॉजिट भी करता है पैसे और लोन भी देता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक कैसे लोन देता है लोगों को। बैंक लोन भी तो देता है ना, उधार पे पैसे भी तो देता है, तो कैसे देता है वो पढ़ेंगे। और साथ के साथ हम देखेंगे कि बैंक अगर पैसे लेता है, डिपॉजिट करवाता है, उसके ऊपर ब्याज भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है और साथ के साथ लोगों को लोन भी देता है। तो बैंक कैसे कमाता हो, तो इस पैराग्राफ में आपको वो चीज पता चलेगी। देखो बैंक जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं आप जमा करवाने जाते हो बैंक में, ठीक है।
और वो आपको छोटा सा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे भी देते हैं, ठीक है, प्रोत्साहन के लिए, क्या अगर आगे भी आपके पास कुछ पैसा होगा एक्स्ट्रा में तो आप बैंक में जमा करवा दोगे, ठीक है। सो बैंक जो है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और आपको एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, बैंक जो है, इंडिया नहीं वैसे पूरे वर्ल्ड में, बट इंडिया जो है अपने पास डेली का 15%, 100 में से 15% कैश हमेशा अपने पास रखता है। कि मान लो जितने भी लोगों ने हमारे पास पैसा जमा करवा रखा है, अगर उनमें से कुछ लोग आ भी गए कि उन्हें पैसा निकलवाना है अपना अकाउंट में से, तो 15% कैश हमेशा डेली रेडी रखते हैं कि अगर कोई आएगा निकलवाने तो हम उस कैश में से उनको दे देंगे पैसे, ठीक है। अब बाकी 100 में से 15% तो उन्हें डेली का डेली रखना ही पड़ता है। बाकी जो 85% है ना, वो बैंक अपने पास रख लेता है और जिन भी लोगों को जरूरत होती है पैसों की, उनको वो लोन दे देता है, ठीक है। अब जो लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो अब क्या होगा, जैसे जितना अमाउंट वो हमारी डिपॉजिट पे देगा, बैंक जितना अमाउंट हमारी वो डिपॉजिट पे देगा और जितना अमाउंट वो लोन से लेगा, उन दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो जो आएगा वो बैंक की इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक जो है एज अ मीडिएटर काम करता है कि डिपॉजिटर को थोड़ा बहुत वो लोन मतलब हल्का सा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है जो लोग डिपॉजिट करते हैं, और जिसको उसने पैसे दिए हैं कर्ज पे या फिर लोन पे, उससे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो दोनों इंटरेस्ट को अगर आप माइनस कर दोगे तो बैंक का मनी हो जाएगा, मतलब सैलरी हो जाएगी या फिर इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से बैंक जो है वो कमाता है, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट माने लोन, एक तरीके का लोन का एग्रीमेंट जिसमें बैंक जो है वो किसी नीडी इंसान को पैसे दे देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है, और एक प्रॉमिस होता है इसमें, जो बोरोवर होता है वो एक प्रॉमिस करता है कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दे दूंगा, तो ये होता है क्रेडिट, ठीक है। अब क्रेडिट यानी कि लोन की दो सिचुएशंस होते हैं, दोनों अलग अलग। अगर आप लोन लेते तो आपके साथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अब वो पढ़ते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है, क्रेडिट एज एन एसेट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो फेस्टिवल सीजन है, अब एक स्टोरी है, ठीक है। तो एक शू मैन्युफैक्चरर है जिनका नाम सलीम है, और उनको एक ऑर्डर मिला है कि आपको हमारे लिए बहुत सारे शूज मतलब बल्क में बनाने हैं 1 महीने के अंदर अंदर। तो उन्हें अपनी प्रोडक्शन पूरी करने के लिए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वर्कर्स की भी हेल्प चाहिए थी, और उन्हें रॉ मटेरियल्स भी परचेज करने थे, जैसे कि लेदर, थ्रेड्स, नीडल्स वगैरह। तो उन्होंने सप्लायर को बोला, जो सप्लायर थे रॉ मटेरियल वगैरह के, लेदर वगैरह के, कि आप अभी मुझे दे दो और मैं आपको पक्का फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। और उन्होंने जो ट्रेडर थे उसे थोड़ी बहुत एडवांस पेमेंट पहले ही ले ली थी, ठीक है। तो अब मंथ के एंड में उन्होंने अपना ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया, अच्छा प्रॉफिट भी बना लिया, और जिनसे उन्होंने पैसा उधारी पे लिया था उनको पैसा भी वापस कर दिया। अब क्रेडिट एज अ डेब्ट ट्रैप जो है, डेब्ट ट्रैप मतलब कर्जा, ठीक है, बहुत हैवी कर्जा। तो क्रेडिट जो है डेब्ट ट्रैप की तरह भी काम कर सकता है। कैसे, एक फार्मर थी जिनका नाम था स्वप्ना, उन्होंने लोन लिया किसी मनी लेंडर से ताकि जितना भी उनका खेती बाड़ी में खर्चा आएगा वो पूरा कर पाए, लेकिन उनकी जो क्रॉप थी वो सारी खराब हो गई क्योंकि उसमें कीड़ा लग गया, पेस्ट लग गया, और क्रॉप फेलियर हो गया। अब वो लोन पे नहीं कर पाई, और जितना ज्यादा लोन था उससे ज्यादा उसका इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता गया और लोन भी बढ़ता गया। अब यहाँ पर क्रेडिट ने यानी कि लोन ने दो अलग अलग सिचुएशंस हमने देखने को मिलती है। लोन ने सलीम के लिए तो एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, और क्योंकि सलीम ने प्रॉफिट भी बना लिया, लोन भी रिपे कर दिया। लेकिन स्वप्ना के लिए लोन ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया, वो लोन भी नहीं दे पाई और प्रॉफिट भी नहीं कमा पाई, तो वो बहुत ही ज्यादा कर्जे में यानी कि डेट ट्रैप में फंस गई, और अब उसे अपनी लैंड बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। अब जिन फार्मर्स के ऊपर डेट ट्रैप यानी कि बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ जाता है, वो क्या करते हैं, मतलब क्यों उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। एक तो मान लो क्रॉप अगर फेल हो गई तो लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाए। एक तो मान लो अगर क्रॉप का फेलियर हो गया तो लोन नहीं दे पाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अगर क्रॉप के प्राइसेस गिर गए तब भी वो लोन की पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें प्रॉफिट ही नहीं होगा क्रॉप बेचने पे, है। और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनफॉर्मल सोर्स होते हैं क्रेडिट के, जैसे कि आपने किसी फ्रेंड से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, तो उसके लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा देते हैं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट वाले। तो इस वजह से डेट ट्रैप हो जाता है और उसकी रिकवरी बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं
जैसे हर चीज की कोई कंडीशन होती है ना, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल की कंडीशन होती है कि सुबह सुबह जल्दी आना पड़ेगा 8 बजे से पहले पहले, तो एक कंडीशन है ना, आपको फुलफिल करनी पड़ती है। ऐसे ही लोन लेने से पहले भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका नाम क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और इसके अंदर 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें। वो कौन कौन सी होती है? एक तो इंटरेस्ट रेट, हम कितना लेंगे आपसे लोन का, ठीक है। कोलेट्रल आपको देना पड़ेगा, अभी बताऊंगी कोलेट्रल क्या होता है। डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे अपने, और आप किस तरीके से पेमेंट करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, चेक या कैश, इस तरीके से। वो 4 चीजें से एक बैंक जो है वो आपको तब लोन प्रोवाइड करता है, जिसको आप टर्म्स ऑफ कंडीशन कहते हो, ठीक है। तो जो भी लोन का एग्रीमेंट होता है उसमें स्पेसिफाई होता है कि इतने रुपए का लोन लिया गया है और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और आपको लोन तो देना ही देना है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्याज भी देना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो लोन देते हैं वो एक कोलेटरल की भी डिमांड रखते हैं, कि हमें क्या पता आप फ्यूचर में हमारा पैसा लौटा ही दोगे या नहीं लौटाओगे। आप एक गारंटी रख के जाओ। मान लो अगर आपने 15 लाख का लोन लिया है, तो आपको कम से भी कम 20 लाख रुपए की या फिर 25 लाख रुपए की आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी एज अ गारंटी, की कल को अगर आपने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम वो प्रॉपर्टी आपकी बेच देंगे, वो प्रॉपर्टी फिर हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कोलेटरल। कोलेटरल मतलब कोई गारंटी, चाहे कोई व्हीकल हो गया, लैंड हो गया, इस तरीके से। हाँ, तो ये मैंने बता दिया। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट में 4 चीज आती है। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया, कोलेटरल आपको बता दिया, फिर बैंक को वो भी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे प्रूफ चाहिए। और कैसे आप पेमेंट करोगे, रीपेमेंट करोगे, कैसे आप हमारा लोन उतारोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इस तरीके से। कोलेटरल मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे मान लो मेरे को लोन चाहिए और मेरे पास कोई जमीन है, कोई बिल्डिंग है, व्हीकल है, कोई भेड़ बकरी है, कोई मैंने डिपॉजिट कर रखा है दूसरे बैंक से, तो मैं कुछ गिरवी रख सकूं और बदले में लोन ले सकूं, कि कल को मैं अगर लोन का भुगतान नहीं कर पाई तो मैं उन चीजों को बैंक को सौंप दूंगी, एज अ गारंटी उनको दे दूंगी कि वो उसको बेच के अपना लोन का पैसा वापस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लोन कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? बैंक से मिल सकता है, ट्रेडर से मिल सकता है, मतलब बिजनेसमैन से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल सकता है, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, और रिलेटिव और फ्रेंड से भी हमें कुछ पैसे उधार पे मिल सकते हैं, ठीक है। अब बैंक कभी कभी कुछ लोगों को लोन देना पसंद नहीं करते, क्यों? जैसे मान लो कि नहीं लोगों, बैंक को वैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कोलेट्रल चाहिए होता है, ताकि उनकी लोन की सिक्योरिटी हो जाए, है ना। जिन बोरोवर्स ने पहले का पैसा नहीं दिया हुआ, लोन का पहले का पैसा नहीं दिया हुआ, उनको बैंक दोबारा देने में झिझकते हैं, ऑब्वियसली कोई भी झिझकेगा, है ना। और जिन कोई बिजनेसमैन है जिन्होंने कोई ऐसा बिजनेस किया जिसके ऊपर बहुत हाई रिस्क है, ठीक है, उसके बिजनेस में बहुत हाई रिस्क है डूबने का, तो वहां पर वो बैंक जो है पैसा एज अ लोन देना पसंद नहीं करते हैं। अब क्रेडिट सोर्सेज इन इंडिया, 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, मतलब लोन के सोर्सेज होते हैं इंडिया में, जहां से हमें लोन यानी कि पैसा उधारी पे मिल सकता है। एक फॉर्मल सोर्स क्रेडिट और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन से होते हैं? जो बैंक और कोऑपरेटिव होते हैं, जिनके ऊपर आरबीआई नजर रखता है, ये कोई भी फ्रॉड काम नहीं कर सकते, यहाँ से आपको बैंक जो है पैसा देगा आपको, वो सब जेन्युइन तरीके से होगा, ठीक है। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी आपको जमा करानी पड़ेगी, रिजर्व बैंक इनके ऊपर नजर रखते हैं कि ये कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, और यहाँ पर बैंक और कोऑपरेटिव आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में आपके मनी लेंडर्स आ गए, ठीक है, यानी जमींदार वगैरह आ गए, फ्रेंड आ गए, बिजनेसमैन आ गए जिनको आप जानते हो, लैंड ओनर्स आ गए, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन देते वक्त, और यहाँ पर कोई कोलेटरल की जरूरी मतलब कोलेटरल की नीड नहीं होती इनको देने की, और इनके ऊपर कोई नजर बनाए नहीं रखता, ठीक है। तो इसलिए आप इनके इन पॉइंट्स के बेसिस पे इनका डिफरेंस भी कर सकते हो, फॉर्मल सेक्टर का भी और इनफॉर्मल सेक्टर का भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लो रहता है, यहाँ पर हाई रहता है। कोलेटरल चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, आरबीआई इनको देखता है, यहाँ पर इनको कोई नहीं देखता। ज्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेस चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल बैंक और कोऑपरेटिव, यहाँ पर मनी लेंडर, ट्रेडर्स, फ्रेंड रिटेलर्स और बहुत सारी चीजें, है ना। अब रोल ऑफ आरबीआई क्या रहता है फॉर्मल सेक्टर में, यानी कि आरबीआई का रोल बैंक और कोऑपरेटिव पे क्या रहता है, ये देख लो। आरबीआई जो है वो बैंक के ऊपर नजर रखता है, वो ये कहता है बैंक को कि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आप सिर्फ प्रॉफिट वाले बिजनेसमैन को दे रहे हो लोन, आप स्मॉल कल्टीवेटर्स या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को भी लोन दो, ठीक है। बैंक को एक रिपोर्ट देनी होती है कि उन्होंने कितना पैसा लोन पे दिया, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, और क्या क्या कोलेटरल रखा, हर रिपोर्ट बैंक को आरबीआई को देनी होती है। और बैंक्स को आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा करवा के रखना होता है, ठीक है, ताकि हमारे मार्केट में ज्यादा मनी की सप्लाई ना हो, डिजायरेबल ही हो।
अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि एसएचजी। ये क्या होता है? ये मोस्टली गांव में होता है ज़्यादातर, जहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं वो एक सोसाइटी बना लेते हैं, कोऑपरेटिव बना लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जो वुमेन होती है, पुअर वुमेन, वो इन एसएचजी को चलाती हैं। ये क्या करती हैं, जितने भी इस एसएचजी के मेंबर्स होते हैं वो सब डेली का डेली कुछ कुछ पैसा जो है यहाँ पर इस ग्रुप में जमा करा देते हैं, और जिस भी इंसान को नीड होगी पैसे की, वो बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये ग्रुप उनको पैसा दे देता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं, जैसे कि जो गांव वाले गरीब लोग होते हैं, स्पेशली वुमेन, वो छोटे छोटे एसएचजी चलाती हैं। जो एसएचजी के मेंबर होते हैं वो थोड़े बहुत पैसे यहाँ पर इस ग्रुप में डालते हैं, सेविंग्स डालते हैं। यहाँ पर लोन आपको विदाउट कोलेट्रल मिल जाते हैं, बहुत रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाते हैं, और यहाँ पर सोशल इश्यूज के बारे में भी डिस्कशन चलती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एसएचजी का है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये किसने स्टार्ट किया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने, जिन्होंने नोबेल प्राइज फॉर पीस भी जीता था 2006 में। उन्होंने क्या किया, एक एसएचजी खोला जिसका नाम क्या था, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में, जिसकी वजह से बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों की पैसे की समस्या खत्म हो गई और उनको बहुत आराम से लोन मिल जाता है विदाउट एनी कोलेट्रल, और भुगतान मतलब इजीली हो जाता है, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है। ये 2018 में खुला था और अभी तक 9 मिलियन मेंबर्स, वो भी 81,600 विलेजेस के, जो कि बांग्लादेश के हैं, इतने लोग इसका पार्ट हो चुके हैं। और इस बैंक की वजह से ये प्रूफ हो पाया है कि जो वुमेन होती हैं वो बहुत रिलायबल है, मतलब भरोसा करने लायक है। ठीक है, और वो अगर पैसा लेते भी हैं तो वापस भी कर देती है, उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और इस बैंक की वजह से बहुत सारे लोग अपना रोजगार भी स्टार्ट कर पाए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है बहुत इजी सा, छोटा सा, चुलबुला सा खत्म होता है, एंड इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।